हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो राजस्थान में देखो, वैकेंसियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ठीक है, कल परसों भी वैकेंसी आई थी, अपनी कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसके अलावा भी एग्रीकल्चर वाली जो वैकेंसी है वो आई थी। इसके अलावा अब धीरे धीरे जो है सारी वैकेंसियाँ निकलना शुरू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के जो कि फॉर्म स्टार्ट है और आरएस वाले फॉर्म भी स्टार्ट है। तो राजस्थान में वैकेंसियों का दौर शुरू हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और पढ़ने का तो थोड़ा टाइम बढ़ा दें आप। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लोगों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 या 3 घंटों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो दौर चले गए अब। लोग कहते 2-3 घंटों में सिलेक्शन हो जाता, नहीं होता। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 8 से 10 घंटे डेली के पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, वो भी प्रॉपर आपको स्टडी में उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और पढ़ने के टाइम को थोड़ा बढ़ा दें और थोड़ी मौज मस्तियाँ जो दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया में जो टाइम स्पेंड करते हो, उस समय को अपने स्टडी के अंदर लगाना शुरू कर दें आप। तो इस साल आपको सिलेक्शन लेना है और इस साल बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी स्टार्ट हुई है, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आपके सामने आने वाली है। चुनावी साल है तो देखो वैकेंसियाँ तो आपके सामने आएगी ही। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में राजस्थान जीके जो पार्ट है वो कंप्लीट आपको करवाया जाता है, जिससे कि राजस्थान जीके का कोई भी एग्ज़ाम में सवाल आए तो वो सवाल आपका गलत ना हो। तो चलता है पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, सीधा ही पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन करने से पहले आज हम क्या करेंगे, हर क्लास में जो करंट अफेयर है राजस्थान का, जो करंट अफेयर है, चर्चित जो करंट अफेयर है राजस्थान का, वो करने की कोशिश करेंगे। 1-2 सवाल, जैसे एक मैं आपको बता दूं, सुदर्शन शक्ति 2023 में ये जो अपना अभ्यास था ना, ये कहाँ हुआ था? ये राजस्थान और पंजाब की पश्चिम सीमाओं पर हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि हाल ही के अंदर मनरेगा में राजस्थान को फिर अव्वल नंबर मिला है। पूरे देश में मनरेगा के मामले में राजस्थान को अव्वल नंबर मिला, ये आपको याद रखना है। एमआई इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत व्यक्ति व्यक्ति दिवस सर्जन के मामले में देश में शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टॉप किया है। इसके अलावा मैं आपको बात कर लूँ तो इसके अलावा मैं क्या बात कर लूँ, इसके अलावा देखो अगली बात कर लेते हैं, अगली करंट अफेयर कर अपन देखते हैं। तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक देखो मैं आपको बताता हूँ, हाल ही के अंदर देखो काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास हुआ है। ठीक है, ये काली तीर लिफ्ट परियोजना जो पड़ती है कौन से ज़िले में पड़ती है? ये धौलपुर में पड़ती है। लाभान्वित जिला भी कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है, इसका जो शिलान्यास हुआ था कब हुआ? 7 जून 2023 को हुआ था, ये इंपॉर्टेंट। कुल कितनी लागत होगी? तो 643 करोड़ की लागत होगी। इसमें भी केंद्र देखो आपको पूछा जाएगा ना, केंद्र और राज्य का हिस्सा पूछा जाएगा। तो सेंट्रल का जो इसमें हिस्सा है वो 45% है, जबकि स्टेट का जो हिस्सा है वो 55% है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते तो चंबल नदी में वर्षा काल के दौरान जो ज़्यादा पानी आ जाता है ना, तो उस पानी में लगभग 180 मीटर लिफ्ट करके पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इससे कमांड सिंचाई में क्षेत्र में सुविधा सुनिश्चित होगी। इन बांधों के भरने से जिले की जीवनदायिनी जैसे बामनी, पार्वतन, उंगटन नदियाँ हमेशा जल उपलब्ध रहेगा। इससे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3 और बाड़ी के 2 और धौलपुर के 1 और राजाखेड़ा के 10 एनीकट में जल भराव संभव होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर जिले के सिलावट गांव में उंगटन नदी पर एनीकट बांध का लोकार्पण भी किया है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपन सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खो दरीबा क्षेत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो खो दरीबा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबे के खाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अपन बात कर लेते हैं तांबे की राजस्थान में। तो राजस्थान में ताम्र अयस्क मुख्यतः देहली महासंघ की श्रेणी में पाए जाते हैं, जो सिरोही से झुंझुनू तक फैली हुई अरावली और
तांबे की जो प्रमुख खाने की राजस्थान में कहाँ कहाँ है, तो उनकी अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ी खान जो है राजस्थान वो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो खो दरीबा जो ये आपका सामने लिखा हुआ क्वेश्चन में आया था, ये कहाँ पड़ता था? ये अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? अलवर में पड़ता है। इसके अलावा मैं आप बात कर लूँ तो सलुम्बुर और अंजनी ये आपके उदयपुर में पड़ता है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको तो सीकर जिले की जो बन्नो वाली ढाणी है वहाँ भी आपको तांबा मिलता है। इसके अलावा पाटन और मीरा के नांगल क्षेत्र में भी आपको तांबा मिलता है। इसके अलावा हाल ही में तांबे के नए भंडारों की भी खोजी कहाँ हुई है? तो भीलवाड़ा में हुई है। भीलवाड़ा में कहाँ हुई है? जाजपुर तहसील के बिलेटा नामक और देवतले स्थान पर तांबे के विपुल भंडार हमें मिले हैं। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये तांबों की बात होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज के भंडार मिलते हैं? तो नाथरा की पाल में जो मिलते हैं वो किस धात्विक खनिज के मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि लोहा हो जाएगा, ठीक है। नाथरा की पाल में लोह खनिज के भंडार आपको मिलते हैं। अब लोहे की अपन बात कर ले तो राजस्थान में किस प्रकार का जो लोहा पाया जाता है? तो राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। आपको याद रखना कौन सा? हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं राजस्थान में जो लोहे के भंडार है, एक तो आपका मोरीजा बानोल जयपुर वाला हो जाएगा, एक नीमला रायसेला आपका दौसा में हो जाएगा, ठीक है, सिंघाना आपका झुंझुनू में हो जाएगा, ठीक है। नाथरा की पाल और थुरहुंडेर जैसा कि क्वेश्चन में भी पूछा गया, ये आपके उदयपुर में पड़ते। कहाँ पड़ते हैं? उदयपुर में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नीम का थाना थोई रामपुरा और डाबला ये सीकर में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नाथरा के पाल के बारे में एक फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नाथरा के पाल जो कि उदयपुर में पड़ता है, यह 80 लाख टन लोहा अयस्क होने का अनुमान है। कितना भाई? 80 लाख टन। देखो उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो का मोरीजा बानोल में हो रहा भी उत्पादन सबसे ज़्यादा लोहे का। जबकि भंडार की दृष्टि से मैं बता दूं तो नाथरा के पाल में सर्वाधिक लोहे के भंडार है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? ये आपको बताना है। मगरा, मालपुरी, बांगड़ी और नाचना। तो कौन सी एक भेड़ की नस्ल ये नहीं है? ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है। तो भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है इसमें अपन देखते हैं तो मगरा भी है, मालपुरी भी है और बागड़ी भी है। नाचना जो है ये ऊँट की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं नवीनतम पशु रिपोर्ट के अनुसार बात कर लूँ तो जो भेड़ है, देश का कुल पशुधन कितना है राजस्थान में? तो आपको याद रखना 10.58% है। पूरे देश का कितना पशुधन राजस्थान में है? 10.58। इसके अलावा भेड़ की मैं बात कर लूँ तो भेड़ कितना है राजस्थान के अंदर मैं बात कर लूँ तो 10.64% भेड़, पूरे देश की 10.64% भेड़ आपको राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। और भेड़ों की संख्या में मैं बात कर लूँ आपको किसके, तो भेड़ों के मामले में पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और कुल कितनी भेड़ है राजस्थान में? तो 7.9 मिलियन भेड़ है, ठीक है। और भेड़ के मामले में राजस्थान में बात कर लो तो सर्वाधिक भेड़ें आपकी बाड़मेर में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? आपकी बाड़मेर में पाई जाती है। जबकि न्यूनतम भेड़ों की मैं बात कर लूँ तो बांसवाड़ा में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें आपकी बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम भेड़ें आपकी कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा। जबकि मैं बात कर लूँ किसकी, कि पूरे देश में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है, जबकि राजस्थान का चौथा स्थान है। सॉरी मैंने दूसरा बताया था, भेड़ के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और पूरे देश में सर्वाधिक भेड़ें जो पाई जाती कहाँ पाई जाती? तेलंगाना में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो जवाई से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सही परियोजना की थोड़ी सी बात कर लें तो जवाई बांध में पानी की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में किया गया। कहा भाई? उदयपुर तहसील की कोटड़ा तहसील में आपकी सही परियोजना पड़ती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और छोटी सी परियोजना जो एग्जाम अगर पूछी जाती है तो उसकी बात कर लेते हैं अपन, ओराई परियोजना। कौन सी परियोजना? ओराई परियोजना।
सर ये ओरियाई परियोजना कहाँ पड़ती है? तो ये चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। और इससे जो सुविधा, सिंचाई सुविधा जो मिलती है, एक तो भीलवाड़ा को मिलती है, एक चित्तौड़ को मिलती है। भीलवाड़ा और चित्तौड़ को कौन सी परियोजना से? ओराई परियोजना से। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बिल्कुल। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ये आपको बताना कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। ये आपका मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको गाइस, तो ऑपरेशन खेजड़ा कब शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन खेजड़ा जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? बिल्कुल 1991 में हुआ था। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा शुरू हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है ऑपरेशन खेजड़ा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो इसमें देखो जो दिया हुआ है ना, BSHW दिया हुआ, तो अरावली के उत्तर भाग, अरावली का दक्षिण भाग, अरावली का पूर्व भाग, अरावली का पश्चिम भाग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी कि अरावली के पश्चिम के अंदर BSHW प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाती है। तो अपन कोपेन की बात कर लेते हैं। अगर जलवायु के बारे में यार कोपेन की बात नहीं करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के बारे में अपन कुछ देख लेते हैं। तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण जो किया था ना, वो किस आधार पे किया था? आपको याद रखना, वनस्पति के आधार पे किया। किस आधार पे किया भाई? वनस्पति के आधार पे किया। ये आपको याद रखना। कब किया था? 1918 में किया था। 1918, ठीक है, 1918 के अंदर किया था। और कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो देखो 4 भागों में बांटा। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया आपका BWHW, ठीक है। दूसरा आपका हो गया BSHW। तीसरा आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? CWG। और चौथा जो हो जाएगा आपका AW प्रकार की जलवायु। इन 4 भागों में राजस्थान की जलवायु ने का वर्गीकरण किया है कोपेन ने, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे BWHW की बात करेंगे, ठीक है। BW और HW। देखो पहले राजस्थान का छोटा सा अपन मैप बना लेते हैं। या राजस्थान का मैंने मैप बना लिया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना आपका, या जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो या जो जलवायु पाई जाती है वो BW और HW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब सर आप कहोगे कि ज़िले बता दो, तो ज़िले में आपको बता देता हूँ। एक तो आपका गंगानगर, एक हनुमानगढ़, एक जैसलमेर, एक बीकानेर, एक उत्तर पश्चिमी जोधपुर BWHW प्रकार की जलवायु में शामिल किए गए, ठीक है, या ये जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो BWHW प्रकार की जो जलवायु का प्रतिनिधित्व जो करता है बीकानेर करता है। कौन करता है? बीकानेर करता है। बीकानेर करता है। बीकानेर करता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो या BWHW जलवायु प्रदेश की विशेष दिशा या विस्तार उत्तरी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ज़्यादातर जो पाया जाता है उत्तरी राजस्थान में, अपना गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। ये आपको याद रखना। और यह जो बरसात होती है वो 10 से 20 मीटर होती है। 10 से 20 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में नहीं होती बरसात, सेंटीमीटर में होती, ठीक है। और यह औसत जो तापमान रहता है वो 35 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 35 डिग्री। इसके अलावा अपन अगली बात कर लेते हैं। तो देखो अगली बात कर लेते हैं। अगली में जो जलवायु का वर्गीकरण होगा वो इसको छोड़ के ये वाला जो पार्ट है यहाँ पाई जाती है BSHW। या कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यह मैं बता दूं आपको कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो यह जो जलवायु पाई जाती है आपकी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन कौन से जिलों में? नागौर, बाड़मेर, जालोर। नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, झुंझुनू, चूरू और सीकर जिले इसमें शामिल होते हैं। और इसका जो प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? तो नागौर है। आपको याद रखना कौन सा जिला है? नागौर इसका प्रतिनिधित्व जिला। कौन सी जलवायु का? BSHW का जो प्रतिनिधित्व जिला है वो नागौर है। ये आपको याद रखना है। और कोपेन ने राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्र हिस्सा जो आता है वो कौन से में आता है? तो BSHW जलवायु प्रदेश में आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। कौन सी जलवायु कोपेन के वर्गीकरण के कौन सा जलवायु का जो हिस्सा राजस्थान के सर्वाधिक एरिया को घेरता है? तो ये BSHW जो कि सर्वाधिक एरिया को घेरता है। इसके अलावा अगली बात कर लेते हैं
अगली बात कर लेते तो देखो छोटा सा मैं वापस से बना लेते ये, और ये जो पूर्वी मैदान वाला जो हिस्सा है या जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार CWG, कौन सी CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें कौन सा जिले शामिल होते हैं, तो इसमें देखो राजस्थान के टोंक और दक्षिणी पूर्वी अरावली के समस्त जिले इसमें शामिल हो जाते हैं, भाई सारे जिले इसमें शामिल है, ठीक है। और इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन सा है, तो टोंक है। कौन सा है, टोंक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आखिरी जलवायु अपन जो बात कर लेते हैं वो कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो बहुत सीमित जगहों पर राजस्थान में पाई जाती है। तो ये अपना राजस्थान हो गया। राजस्थान में AW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है आपको अब तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और हल्का सा प्रतापगढ़, थोड़ा सा चित्तौड़ और उदयपुर का हिस्सा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अलावा अपना कौन सा, इधर अपने जो हो जाएगा झालावाड़ और थोड़ा सा कोटा का हिस्सा, और इधर जो हो जाएगा अपना माउंट आबू। ये जो आते हैं AW प्रकार की जलवायु में आता है। इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है। और कोपेन के अनुसार राजस्थान में सबसे कम हिस्सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सर्वाधिक हिस्सा BSHW और न्यूनतम हिस्सा जो आता है AW प्रकार की जलवायु में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने रोतू, ये रोतू नहीं ये रोटू है, ठीक है। ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, इसे कहते हैं रोटू। रोटू राजस्थान के डेस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रोटू जो है राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व है, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये नागौर में पड़ता है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए वर्तमान तक, यानी आज तक कितने हो गए, तो 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और सबसे नवीनतम की मैं बात कर लूँ 27वां कौन सा है, तो आपको याद रखना बांज आमली। कौन सा हो गया आपका, बांज आमली। ये कहाँ पड़ता है सर, तो ये 12 में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये 12 के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैं देखो इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन रिजर्व से होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जो संरक्षण रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और आरक्षित संरक्षित वनों के बीच बफर जोन यानी संयोजक, बफर जोन जानते हो नहीं, संयोजक यानी वन्यजीव का जो गलियारे के रूप में जो कार्य करते हैं ना, उसे कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला हूँ राजस्थान के सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा था, तो बिसलपुर था, ठीक है। राजस्थान का सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर जो कि टोंक में पड़ता है। इसके अलावा अपन इम्पोर्टेंट जो भी संरक्षण क्षेत्र में वो संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। गुड़ा बिश्नोई जो कि आपका जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा शाकंभरी आपका सीकर और झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ तो रोटू मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखो बासियाल खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है। आपका कहाँ पड़ता है, बासियाल खेतड़ी झुंझुनू। मनसा माता आपका झुंझुनू में पड़ता है। इसके अलावा देखो अभी नवीनतम जो आए थे ना उनके नाम जरूर आप याद रखना, ठीक है, वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आपका हो गया रणखार जो कि जालौर में पड़ता है, ठीक है। एक बीड़ घास फुलिया खुर्द, ये आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक आया वागदड़ा क्रोकोडाइल, ये आपका उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में पड़ता है। इसके अलावा वाड़ा खेड़ा ये आपका सिरोही में पड़ता है। वाड़ा खेड़ा कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। इसके अलावा अरवर गांव ये आपका अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अजमेर में। इसके अलावा 3 एक साथ घोषित हुए थे, तो सोरसेन, एक हमीरगढ़, एक खिंचन गाँव। सोरसेन 12 में हो गया, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में हो गया, और खिंचन गाँव आपका जोधपुर में हो गया। और सबसे नवीनतम जैसे कि बांज आमली मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता देता हूँ सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना वो रोटू है। कौन सा है सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व आपका कौन सा हो जाएगा, रोटू। इसका क्षेत्रफल कितना, तो 0.72 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, 0.72 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे छोटा हो गया। जबकि सबसे बड़े की मैं बात कर लूँ तो अभी हाल ही के जो अंदर जो घोषित किया गया था वो शाहबाद का जंगल 189 कितना किलोमीटर में फैला हुआ, 189 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। पहले सबसे बड़ा शाकंभरी था, लेकिन नवीनतम घोषित करने के बाद ये आंकड़े बदल गए। तो आपको याद रखना शाहबाद का जंगल जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व आपका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सीसा जस्ता के लिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीसा जस्ता है तो सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, ठीक है। और ये मिश्रित अयस्क गलेना से निकलता है। किससे निकलता है, गैलेना से, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसकी जो मुख्य है, इस कैलेमिन भी है, जिंकाइड भी है, विलेमाइड भी होता है, ठीक है।
अब सीसा जस्ता कहाँ मिलता है, देखो एक उदयपुर की बात कर लूँ तो जावर, मोचिया मगरी, देवबारी और बलारिया के अंदर सीसा जस्ता मिलता है। भीलवाड़ा की मैं बात कर लूँ तो रामपुरा और आगूचा यहाँ मिलता है। राजसमंद की बात कर लूँ तो मैं राजपुर दरीबा के अंदर मिलता है। सवाई माधोपुर की मैं बात कर लूँ चौथ का बरवाड़ा। अलवर की मैं बात कर लूँ तो गुड़ा किशोरी दास में आपको सीसा जस्ते का सीसा जस्ता का जमाव मिलता है। और सर्वाधिक सीसा जस्ता का जो जमाव मिलता है आपको जावर क्षेत्र उदयपुर में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बिल्कुल। नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है, ये आपको बताना है। तो नौहर को जो मिलता है कहाँ से मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको रावी और व्यास से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई, रावी और व्यास से इसको मिलता है। और इससे जो लाभान्वित, एक तो हनुमानगढ़ एक चूरू, 2 जिले ही लाभान्वित होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है अपना क्या है, बिल्कुल मैं बात कर लूँ तो जल संबंधी जो संरचनाएं हैं उनको प्रभाव, उत्पादकता और रख रखाव और सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पानी का आया, तो राजस्थान में पानी की अपन बात ही कर लेते। राजस्थान में कुल सतही जल कितना है, तो राजस्थान में जो कुल सतही जल है ना वो कितना आपको बताना है। तो राजस्थान में जो कुल सतही जल है वो 1.16% है, ये आपको याद रखना। और जबकि मैं राजस्थान के कुल सतही जल के अलावा कुल जो ज़मीनी जल है ना वो कितना है, यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कितना है, तो उसकी मैं बात कर लूँ तो 1.72% है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ जल के बारे में, तो देखो मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट आंकड़े मैं आपको बताता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर छपेंगे। देखो राजस्थान में कुल कितने जल ब्लॉक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कुल 295 जल ब्लॉक है, ठीक है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताता हूँ 295 जल ब्लॉक है, ठीक है। इसमें से देखो मैं आपको बता देता हूँ सुरक्षित कितने बचे हैं, तो केवल सुरक्षित बचे हैं 37, ठीक है। ये जल रिपोर्ट, राजस्थान की जल रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो कि सेमी क्रिटिकल कितने हैं, यानी अर्ध विषम जो है वो 29 है। अर्ध विषम कितने और क्रिटिकल यानी विषम कितने हैं, तो बिल्कुल उनकी संख्या 23 है, आपको याद रखना, ठीक है। और अति दोहित जिनका सर्वाधिक दोहन हो गया, ठीक है, तो वो कितने, तो 203 है। कितने हैं भाई, 203 है जिनका अति दोहन हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात करूँ लवणीय ब्लॉक कितने हैं, तो 3 ब्लॉक लवणीय भाई। कितने ब्लॉक लवणीय, तो 3 ब्लॉक लवणीय है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है तो सुरक्षित ब्लॉक पूछे जाते हैं कितने हैं, तो 37 है। दूसरा अति दोहित ब्लॉक कितने हैं, तो 203 है, ये आपको याद रखना। और कुल ब्लॉक मैंने आपको बता दिया 295, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ अपनी कौन सी योजना, एक अपनी अटल भूजल योजना, जिससे बार बार सवाल पूछा जाता है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना जो कि भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इनमें जो रेशियो जो रहेगा विश्व बैंक का और भारत सरकार का वो 50-50% रहेगा, ये आपको याद रखना। ये रेशियो भी पूछा जा सकता है। दूसरा कि भारत के कितने राज्यों में संचालित होगी, यदि 7 राज्यों में संचालित होगी। कौन कौन से में मैंने बताया था आपको पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 और 5 राज्य ऐसे जो राजस्थान के टच होते हैं, राजस्थान सहित। देख मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपका राजस्थान हो गया, जैसे ये मान लो राजस्थान हो गया, ये राजस्थान खुद है। इसके अलावा हरियाणा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका एमपी हो गया, यूपी हो गया और गुजरात हो गया। एमपी, यूपी और गुजरात, ठीक है। कितने जिले हो गए, तो 5 जिले तो आपके ये हो गए। बचे कौन से, 2 ही तो बचे, एक तो आपका कर्नाटका, एक महाराष्ट्र। तो 7 जिलों में संचालित है, 7 राज्यों में संचालित है। कब शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 2020 के अंदर शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना। और इसकी जो अवधि है वो 5 वर्षों तक है भाई। इसकी जो अवधि है 5 वर्षों, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसकी अवधि निश्चित तय की गई। इस योजना की अनुमानित लागत जो है 6,000 करोड़ है। कितनी है, 6,000 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है, ये आपको याद रखना। इसमें मैं बता दूं तो 300 करोड़ विश्व बैंक का हिस्सा है, 300 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा है। और राजस्थान में अटल भूजल योजना की मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना कितने जिलों में होगी, तो 17 जिलों में होगी। कितनी पंचायत होगी, पंचायत समिति 38 पंचायत समितियों के 1144 गाँवों में, 1144 गाँवों के अंदर होगी।
इसके अलावा देखो एक अपन बात कर लेते हैं राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा बार बार पूछा जाता है, तिथि अपने को याद नहीं रहती। तो राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी। 1971 में इसका नाम बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया भाई? भूजल विभाग इसका नाम कर दिया गया था। इसका जो कार्यालय ऑफिस है वो जोधपुर में। कहाँ है भाई? इसका जो कार्यालय है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़िया का पठार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। कितनी भाई? 1360 मीटर है। 1360 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है माउंट आबू, और उससे सबसे ऊंची मीठे पानी की झील भी उड़िया के पठार पर स्थित है। नक्की झील जो है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और राजस्थान की सबसे नीचे जो झील है वो तलवारा झील है। कौन सी? तलवारा। इसके बाद राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जो पठार है वो माउंट आबू है, ठीक है। माउंट आबू है, और जो कि ये बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। माउंट आबू जो है बैथोलिक संरचना का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना। तीसरा सबसे बड़ा जो पठार है वो भोराट का पठार है, जो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मैसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मानदेसरा का आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। लासोड़िया का पठार जो कि आपके कहाँ पड़ता है? ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में, और ये उदयपुर में पड़ता है आपके, ठीक है। 10 शहरों का जो पठार पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। उपरमाल का पठार बिजोलिया से आपका भैंसरोडगढ़ तक पड़ता है। और भौमट का पठार आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पड़ता है। और काकनवाड़ी का पठार आपका अलवर में पड़ता है। तो ये पठार भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवातों को अपन कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, ठीक है। मावट होता क्या? तो मावट क्या होता है? मावट आपको मैं बता देता हूँ। भूमध्य सागर से जो उठने वाले पश्चिम विक्षोभ जो राज्य के शीत ऋतु में कहीं कहीं वर्षा होती है, नहीं कहीं 1 आध 2 दिन 3 दिन बरसात होती है, और शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा होती है ना, उसी को अपन मावट के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये जो मावट होती है ना, ये रबी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं राजस्थान में वर्षा की बात कर रहा, तो राजस्थान में जो वर्षा होती है औसत वर्षा कितनी होती है? तो 57.51% राजस्थान की औसत वर्षा है। और मैं बात कर लूँ वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सबसे ज़्यादा जो संख्या वो माउंट आबू में आपको याद रखना 48 दिन बरसात होती है। कितनी? 48 दिन। और जिलों के हिसाब से सर्वाधिक वर्षा जो झालावाड़ में होती है तो कितने दिन होती है? तो 40 दिन बरसात होती है। कितने दिन? 40 दिन। ये आपको याद रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो बांसवाड़ा। कितनी बरसात होती है? तो 38 दिन। केवल 2 दिन ही कम है झालावाड़ से, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जिला स्तर पर राज्य में वर्षा की परिवर्तनशीलता में सबसे अधिक जो है ना, एक तो सबसे अधिक जैसलमेर और एक दूसरा आपका जालौर पड़ता है। सबसे अधिक परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है जालौर और जैसलमेर में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की जो वार्षिक दर सबसे अधिक है वो जैसलमेर में। का सबसे अधिक जो है जैसलमेर में, सबसे कम की बात कर लूँ तो बांसवाड़ा में, सबसे कम बांसवाड़ा में, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कल्प वृक्ष। तो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। इसे कल्प वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। कब दिया गया भाई? 31 अक्टूबर 1983 को। और मैं आपको बता देता हूँ तो 5 जून 1988 की मैं बात कर लूँ, विश्व पर्यावरण दिवस पर खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके उपनामों की बात कर लो तो राजस्थान का कल्प वृक्ष, धार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान के गौरव के नाम से इसे जाना जाता है। और मैं बात कर लूँ तो खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष जो है ना आपको कहाँ मिलते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र में आपको खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष देखने को मिलेंगे। जबकि जिले के हिसाब से मैं बात कर लूँ तो खेजड़ी सर्वाधिक नागौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई?
नागौर जिले में पाई जाती है। और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है? तो दशहरे के दिन, ठीक है, विजयदशमी के दिन आश्विन शुक्ल दशमी के अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य थे, मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा उद्यान है। इसका कितना एरिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, 28.73 किलोमीटर में ये फैला हुआ, ठीक है। कुल टोटल अगर वैसे लगभग में बात करें तो 29 किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। इसका नाम जो कि शिव के मंदिर पर रखा गया था, केवलादेव, ठीक है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है? इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसे रामसर साइट में भी घोषित किया गया था। ये कब घोषित किया गया था? 10 अक्टूबर 1981 के अंदर ही इसको रामसर साइट में भी इसे जोड़ा गया था, ठीक है। राजस्थान की पहली रामसर साइट भी यही है, ठीक है। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1985 के अंदर, इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। और राजस्थान के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा? तो रणथंभौर है। कितने एरिया में फैला हुआ ये आपको याद रखना। तो ये जो फैला हुआ 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, कौन? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान, एक तो रणथंभौर, एक केवलादेव, एक मुकुंदरा। तो इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1980 को दिया गया था। ये आपको याद रखना। किसको? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1 नवंबर 1980 को दिया गया था। इसे बाघों के घर के नाम से भी जाना जाता है। और ये टाइगर मैन जो कैलाश साखला उनकी कर्मस्थली भी थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक और अपना राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसको 9 जनवरी 1912 को तीसरे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की अधिसूचना जारी की थी। और घोषित कब किया गया था? 9 अप्रैल 1913 को राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना था? इसको 199 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ये आपको बताना। तो सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? अपनी IGNP है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो IGNP है, ठीक है। और अगर आप सिंचाई के प्रमुख स्रोत की बात कर लेते तो देखो राजस्थान में कुओं से कितनी सिंचाई होती है तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये सवाल पूछा गया था, 69.88% तो कुओं से सिंचाई होती है। इसके अलावा नहरों से कितनी होती है? तो ये सवाल आया था, 28.86% नहरों से सिंचाई होती है। इसके अलावा तालाब या अन्य साधनों की मैं बात कर लूँ तो 1.26%। तालाबों से कितनी सिंचाई होती है? तालाब और अन्य संसाधनों से 1.26, नहरों से 28.86 और कुओं और नलकूपों की बात कर लूँ तो 69.88% सिंचाई होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ IGNP की। तो IGNP का जो उद्घाटन किया था वो 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना। और इसके अंदर जो कुल कितनी इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो इसकी लंबाई की मैं बात कर लूँ तो कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। कितनी लंबी है? 649 किलोमीटर लंबी है। इसमें 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाओं में इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो देखो एकमात्र इंपॉर्टेंट है रावतसर शाखा। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये इकलौती नहर है जो बाईं तरफ से निकाली गई, बाकी सारी शाखाएं जो है इनकी दाईं तरफ से निकाली गई है। और एक जो इंपॉर्टेंट शाखा है इसमें चारण वाला शाखा है। इकलौती ये शाखा ऐसी है जो 2 जिलों को सिंचाई सुविधा देती है, एक तो अपना बीकानेर, एक जैसलमेर। बाकी सारी शाखाएं केवल एक जिले में सीमित है। इसके अलावा इसकी लिफ्ट नहरों की मैं बात कर लूँ तो इसमें 7 लिफ्ट नहर है। कितनी है? 7 लिफ्ट नहर है। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कंवरसेन लिफ्ट नहर होगी आपकी, एक चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर होगी, एक पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर होगी, एक वीर तेजाजी होगी, करणी सिंह लिफ्ट नहर होगी, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर होगी, एक जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसमें कुल लिफ्ट नहरें 7 थी। पहले चरण में केवल 1 लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ था, दूसरे चरण में 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण हुआ था। ये तथ्य भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये आपके साइंस के और कुछ क्वेश्चन आगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन जो राजस्थान जीके से रिलेटेड हो अपना। तो राजस्थान ये आपके फिर मैथ्स आ गया। मैथ्स के बाद अपन बात कर ले तो ये राजस्थान आएगा अपना, ये आ गया। यहाँ से स्टार्ट है 42 से, ठीक है, 42 से स्टार्ट है।
तो 42 की मैं बात कर लूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है, 42 है आपका, ठीक है। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कितनी थी, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 80,000 थी। वीर विनोद के अनुसार जो कि हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की जो संख्या थी वो 80,000 थी। ये आपको याद रखना है, कितनी थी भी, 80,000 थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। पिछवाई पेंटिंग का संबंध है, तो पिछवाई पेंटिंग का जो संबंध वो नाथ द्वारा राज संबंध से, नाथ द्वारा राज संबंध से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर सी आपका रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल था, ठीक है, इसलिए इसने नेतल का भरतार भी कहा जाता है। रामदेव जी का जो मेला लगता है कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को लगता है। कहाँ लगता है? रुणेचा जैसलमेर में लगता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। विमला व लूणा वसेती मंदिर किस स्थान पर बनाए गए हैं? तो ये जो बनाए गए बिल्कुल 5 मंदिरों का समूह जो बनाया गया है देलवाड़ा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? देलवाड़ा के अंदर, बहुत ही शानदार मंदिर देलवाड़ा सिरोही के अंदर बनाए गए है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो ये मैंने कल ही बताया था, जब मैं आपको मेव किसान आंदोलन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की जो स्थापना हुई थी वो अलवर रियासत में हुई थी। कहाँ हुई थी? अलवर रियासत में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अतारकीन का दरवाजा राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अतारकीन का जो दरवाजा स्थित है राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। इसका निर्माण जो करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान के अंदर करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 48 रावण हत्या को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते कौन सा है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो कुदरत सिंह को, जो कि आप सभी जानते हो कुदरत सिंह का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मीनाकारी। मीनाकारी 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 के जो जादूगर कहलाते हैं वो कुदरत सिंह कहलाते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है। कुदरत सिंह को जो पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था, कब दिया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो कुदरत सिंह को जो दिया गया था वो 1974 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1974 में दिया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। कुदरत सिंह को 1974 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 50 नंबर। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। जाम्बो जी के जो पिता और माता थे, पिता का नाम लोहट जी थे, माता का नाम हंसा देवी थे, ठीक है। विष्णुई संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो जम्बो जी थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जम्बो जी ने कितने नियम दिए? तो विष्णुई यानी 29 नियम दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा के भील गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संप सभा की स्थापना की है। किसकी? संप सभा की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा वन था? ये 52। इसे डिलीट कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। सॉरी गाइस, इसको डिलीट नहीं करा था। इसका जो राइट आंसर माना था वो राजपूताना गजट। राजपूताना गजट जो कि समाचार पत्र था, उसमें आर्य समाज की विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। बाकी देश हितैषी, जनहितकारक और परोपकारक इनका संबंध था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। दीपदान परंपरा का संबंध देश पवित्र शहर से है। तो दीपदान परंपरा का जो संबंध है बिल्कुल 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुष्कर से, पुष्कर अजमेर से, ठीक है, पुष्कर अजमेर से है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगली बात कर लेते हैं अपन 55 की। तो भारत की आज़ादी के समय राजपूताना देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 55 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29।
29 रियासतें थी भाई, 29 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, ये आपको याद रखना, 29 रियासतें और 3 ठिकाने थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही आखिरी क्वेश्चन था, फिर आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।